हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी ट्वेल्थ कॉमर्स में अर्थशास्त्र का जो अपना चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, वो हम कर रहे थे, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया था सारा, जिसके क्वेश्चन आंसर हमें करने थे। फर्स्ट जो अपना है कि वस्तु की मांग, वस्तु की कीमत, उसकी मांगी जाने वाली मात्रा के बीच कैसा संबंध बताती है, यानी कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में कैसा संबंध पाया जाता है। तो इसके लिए आपको मांग का नियम पता होना चाहिए कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांगे जाने वाली मात्रा घट जाएगी, और जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। कैसा रिलेशन इसमें? ऋणात्मक जो है कहीं ना कहीं रिलेशन पाया जाता है। ऋणात्मक कैसे जब बताया जाता है? जब किसी दो चीजों में चेंजेस होता है ना, तब एक विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है दोनों, एक जा रहा है अपने राइट, एक जा रहा है लेफ्ट में, तो वहां पर कैसा रिलेशन पाया जाता है? नेगेटिव। जब दोनों सेम ही डायरेक्शन में होते हैं उस समय पॉजिटिव रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स बोल दो चाहे नेगेटिव, यहाँ पर प्रतिलोम शब्द यूज किया गया, ये होगा। बाजार मांग व्यक्तिगत मांग वक्रों के जोड़ से बना होता है। व्यापार जो बाजार मांग वक्र होती है, मैंने बताया था कि एक निश्चित समय पर एक जो कीमत होगी उस पर व्यक्तिगत जितनी भी मांगे होंगी ना, जितनी विभिन्न उपभोक्ताएं होंगी, उनकी मांगों के योग को कहते हैं। तो कैसा? श्रेतिज मांगों के योग को कहा जाता है। श्रेतिज मांगों के योग को कहते हैं। अब श्रेतिज क्या है? श्रेतिज जैसे मान लो 40 रुपए कीमत है, ठीक है, उस 40 रुपए पर डिमांड कितनी हो रही है? जैसे मान लो इसकी हो रही है 20 यूनिट, इसकी हो रही है 10 यूनिट, इन दोनों का सम क्या कहलाता है? बाजार मांग कहलाएगी। ठीक है, तो ये श्रेतिज योग कहलाता है इस तरीके से। ठीक है, एक होता है लंबवत, ये श्रेतिज अभी। तो इसमें आंसर होगा ए। मांग का विस्तार एवं संकुचन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो ये आपको बताया था कि एक ही मांग वक्र पर विस्तार और जब संकुचन दिखाते हैं तो वस्तु की कीमत के कारण होता है, बाकी सारे जितने भी तत्व होते हैं वो स्थिर रहते हैं। तो वस्तु की कीमत में बदलाव के कारण होता है, इसका आंसर ए होगा। बाकी सारे तत्व हमारे कहीं ना कहीं क्या रहते हैं? सारे के सारे फैक्टर स्थिर रहेंगे। यदि किसी वस्तु की मांग फलन डी बराबर बता रखा है 35 माइनस पी, पी एक्स की पी की कीमत हमें बता रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 35 में से 20 गया, आंसर आएगा अपना बी। सेकंड, मांग का नियम कौन सी वस्तु में लागू नहीं होता है? तो ये दिखते ही पता लग रहा है कि मांग का नियम कहाँ लागू नहीं होता। गिफिन गुड्स पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। गिफिन, अगला क्वेश्चन है गिफिन वस्तुएं क्या होती है? तो गिफिन वस्तुएं कौन कौन सी होती है? जो मैंने पहले बताया था, गिफिन वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो गिफिन वस्तुएं अपनी वे वस्तु होती है जो प्राय घटिया किस्म की होती है और जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग भी घट जाती है। और आपको एग्जाम्पल बताया था इसमें देसी घी और वनस्पति घी वाला, ये इस तरीके से ये इसमें अपवाद में था। नेक्स्ट, मांग के नियम को परिभाषित कीजिए। तो मांग का नियम क्या बोलता है? किसी निश्चित समय में कि मांग का नियम बोलता है किसी वस्तु विशेष की कीमत बढ़ने पर मांगे जाने वाली मात्रा में कमी, और किसी वस्तु विशेष की कीमत में कमी आने पर मांगे जाने वाली मात्रा बढ़ जाती है। इस प्रकार का जो प्रतिलोम संबंध होता है उसे मांग का नियम कहते हैं। वस्तु की व्यक्तिगत मांग वृक्कों से बाजार मांग वृक्कों को कैसे निकालते हैं? अभी उसका ऊपर वाला आएगा, श्रेतिज मांग से निकालते हैं। जो व्यक्तिगत जितनी भी हमें इंडिविजुअल डिमांड बता रही है उन सबका टोटल हम लोग कर देंगे तो बाजार मांग को प्राप्त कर लेंगे। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वह किसी वस्तु की मांग की मात्रा को बढ़ाता है तो वह वस्तु कैसी है? कि उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वह किसी वस्तु की मांग को बढ़ाता है तो वह किस प्रकार की वस्तु है? सामान्य वस्तु है। और एक हमने इसमें यह भी पढ़ा था कि जब आय बढ़ती जाती है तो एक निश्चित स्तर के बाद वो अपनी आय को लग्जरी गुड्स पर भी खर्च करता है। यदि मांग वक्र आय को बढ़ने के फलस्वरूप नीचे बाईं ओर खिसक जाता तो ये क्या कहलाएगा? इससे मांग में कमी आ जाएगी। कि मांग वक्र आय बढ़ने पर अगर बाईं ओर खिसकता है तो मांग में कमी कहलाएगी। वो किसी एक मांग वक्र पर चलन और मांग वक्र में विवर्तन को चित्र द्वारा समझाइए। कि हमने पढ़ा था एक ही मांग वक्र में चलन का मतलब यहाँ पर विस्तार और संकुचन से है। कि विस्तार और संकुचन कब होगा? जब किसी वस्तु की कीमत, बाकी सारे तत्व क्या रहेंगे? पूर्णतः स्थिर रहेंगे। यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा ना, कमी या वृद्धि होगी, उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को एक ही मांग वक्र चलने से दिखाते हैं, तो इसे चलन कहते हैं। इसी में बढ़ोतरी और कमी, कि जब वस्तु की कीमत 100 से घटकर कितनी होगी? 50, उस समय मांगी जाने वाली मात्रा में क्या होगा? विस्तार देखने को मिलेगा। और जब कीमत 50 से 100 जाती है उस समय संकुचन देखने को मिलेगा। तो और इसके बाद परिवर्तन की बात करें, विवर्तन की बात करें, कब मांग वक्र खिसक सकता है? तो मांग को बहुत से तत्व प्रभावित करते हैं। किसी एक तत्व को ध्यान में रखते हुए अगर हम अध्ययन करते हैं कि किस तरीके से अपना मांग वक्र शिफ्ट होगा, तो वो इसमें आएगा कि मांग वक्र कब दाएं और किसकेगा, कब बाएं और किसकेगा। तो जब उपभोक्ता की आय में बढ़ोतरी होगी उस समय दाएं और किसकेगा, और जब उपभोक्ता की आय में कमी आएगी उस समय बाएं और किसकेगा। तो पूरा आपको लिखना है कि मांग को बहुत सारे तत्व, मांग का नियम क्या है, मांग को ये बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की पसंद, रुचि, स्वभाव, स्थानापन्न, पूरक वस्तुएं, उसमें किसी एक तत्व को लेकर आप समझा सकते हो। केवल कीमत जो है ना वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो हमारी स्थिर रहनी चाहिए। इसके अलावा जो परिवर्तन होगा वो इस डायग्राम में शो कर देंगे। नेक्स्ट पढ़े, मांग का नियम क्या है? तो मांग का नियम तो पता ही है कि मांग का नियम हमारा क्या होता है। तो मांग का नियम बोलता है किसी वस्तु की कीमत इंक्रीज होने पर, बढ़ने पर मांगी जाने वाली मात्रा क्या हो जाएगी?
किसी वस्तु की कीमत पढ़ने पर, ये हमने पढ़ लिया था, मांग का नियम क्या है, क्वेश्चन आंसर करते थे हमें, तो ये अपना हो चुका है। सेकंड था सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु में अंतर बताओ। तो सामान्य वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है और घटिया वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसके अलावा जैसे बोल सकते हैं कि सामान्य वस्तु में तो क्या होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से, कि सामान्य वस्तु में क्या होता है, जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से बढ़ती है, यानी जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाती है, वो सामान्य वस्तु। जबकि घटिया वस्तु में ऐसा नहीं है, उपभोक्ता की आय बढ़ने के कारण घटती है, उसे घटिया वस्तु कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता अपनी बढ़ी हुई आय को किसी बढ़िया वस्तु पर खर्च करेगा। यदि एक्स वस्तु एवं वाई वस्तु प्रतिस्थापन वस्तु है तो कीमत में कमी, तो वाई वस्तु की कीमत में कमी का एक्स वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों प्रतिस्थापन वस्तुएं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए प्रतिस्थापन वस्तुएं होती कौन सी है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तु हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, अब एक की कीमत बढ़ जाएगी तो दूसरे की मांग इफेक्ट होगी। बोल रहा है वाई की कीमत में कमी आ गई, तो अब क्या होगा, एक्स की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वाई की कीमत में कमी आ गई तो एक्स की मांग घट जाएगी। क्यों घट जाएगी, क्योंकि वाई की कीमत में कमी आने पर लोग क्या करेंगे, वाई का उपभोग बढ़ा देंगे। एक्स वाले कस्टमर कहाँ जाएंगे, वाई की ओर आ जाएंगे, तो वाई की मांग में क्या कमी देखने को मिलती है। तो एक्स और वाई दोनों प्रतिस्थापन यानी स्थानापन्न वस्तु है। यदि एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उसकी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में उसकी मांग बढ़ जाएगी, यानी एक्स वस्तु की मांग में हमें कमी देखने को मिलेगी। उसका जो डायग्राम है वो हम इसमें शो कर सकते हैं कि इसमें जो है कमी देखने को हमें मिलती है कि किस तरीके से स्थानापन्न वस्तु का डायग्राम हमने जो बनाया था, जब पढ़ा था, तो ये अपना स्थानापन्न वस्तु का डायग्राम था। इस तरीके से स्थानापन्न वस्तु बनने वाली है, जैसे ये पूर्ति की तरह बनेगा, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो अपने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए हैं कि जो भी इसमें आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर जो अपन लोग, जैसे ये मांग वाला कंसेप्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 3 चैप्टर हमने कर लिए हैं, और इसके बाद हम लोग जो अपना नेक्स्ट चैप्टर, पहले ये 4th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कंसेप्ट ऑफ जो अपनी सप्लाई है वो पढ़ने वाले हैं कि कंसेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है, फिर वापस लौट के हम इसमें आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट ऑफ सप्लाई एज इट इज अपना डिमांड के जैसा ही होने वाला है, बस थोड़ा सा उसमें एक विक्रेता या प्रोड्यूसर की बिहाफ से हमें सोचना है कि वो किस तरीके से सप्लाई को बढ़ाता है, सप्लाई क्या होती है, सप्लाई को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया, अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। तीनों चैप्टर आप लोग बढ़िया तरीके से इसका नोटबुक जो कंप्लीट करें और इसके जितने होमवर्क आपको करना है और जो भी डाउट हो, कोई भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको तैयार करने हैं। थैंक यू।